क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन शब्द को कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना। तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। हाँ, सर तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि लैक्टेस के लिए मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। बस भाई हमारा आंसर हो गया बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर। भाई आपका जो ग्लूकोज है और जो आपका सुक्रोज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर सॉल्युबल इन वाटर। बट जो आपके साइक्लोहेक्सेन है और बेंजीन है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। व्हाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन और एंड बेंजीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों होते हैं भाई? जबकि दो कार्बन तो सब में ही छः है, हाँ। तो ऐसा क्यों? बहुत सिंपल। तो देखो ग्लूकोज में क्या होता है? OH होता है। हाँ। सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें भी OH होता है ना। हाँ। साइक्लोहेक्सेन क्या इसमें OH होता है? हाँ भाई, अरे बोलो भाई, क्या साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन में से किसी में OH प्रेजेंट है क्या? नहीं। या कोई ऐसा एलिमेंट जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए? नहीं। नहीं। तो ग्लूकोज और सुक्रोज में OH होते हैं, तो ये वाटर के साथ क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ। इस वजह से ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ वो क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जबकि इनमें ना OH नहीं है या कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे वाटर में? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो ये। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए इन अ मोनोसेकेराइड्स। बोलो ये। क्या? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर अ मोनोसेकेराइड्स that should be present is 3। अब 3 ही क्यों है? आप तो 4 बोल रहे हो ना भाई। आप लोगों के अकॉर्डिंग जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। चार। जबकि मैंने आपको क्या बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि प्रेजेंट होने चाहिए एक मोनोसेकेराइड्स के लिए, वो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो मोनोसेकेराइड्स होते क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी, यही है ना? क्या? हाँ। कार्बोनिल कंपाउंड आई थिंक। हाँ।
COM। ठीक है, तो अब जब हम जाएं तो एक कार्बोनिल, लेट से एक एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन से भी तो काम चल सकता है ना, कि यहाँ पर एक OH लगा दें और ये, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड क्यों नहीं हुआ भाई? 2 भी तो आंसर हो सकता है, जबकि मैंने आपको कितना लिखा है? ओनली 3। 4 3 मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन हाँ एटम। 3 हाँ तो भाई 2 क्यों नहीं हो सकता? सही, इधर भी तो अल्फा हाइड्रोक्सी है। हाँ बिल्कुल है। तो फिर 2 तो मतलब चलना चाहिए ना, 2 है तो। तो अब देखो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, CXH2O होल Y। चाहो तो आप ये नोट करके लिख लेना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, CXH2O होल Y। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब क्या इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो अभी इससे तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, CXH2 और Y। अब देखो, आप कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन भूल रहे हो। मैंने एक वर्ड और लिखवाया था जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकली डेफिनेशन। एक्टिव। अब अगर मैं 2 ही कार्बन लेता, जैसे कि ये कैसे, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? नहीं है, कोई कार्बन कायरल ही नहीं है यहाँ पे। इट नहीं। इज ऑप्टिकली हाँ इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लाने के लिए एक H हटा के उसकी जगह कोई एक कार्बन एटम तो जोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन जोड़ोगे तो CH3 तो आएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने रिक्वायर्ड हो गए फॉर एन? हाँ भाई, मोनोसेक्राइड्स यूनिट फॉर अ तो 3। मोनोसेक्राइड 3, क्योंकि देखो अब ये कार्बन कायरल हो गया, तो ये अब आपका मोनोसेक्राइड्स बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो इस वजह से किसी भी एक मोनोसेक्राइड्स के लिए मिनिमम जो कार्बन रिक्वायर्ड है वो कितने हैं? 3 है। क्लियर हुआ? 3। हाँ सर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ chiral center in the open chain structure of glucose। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। बताओ। एक मिनट, तो ये क्या करना, क्या नंबर ऑफ नंबर ऑफ कायरल कायरल। सेंटर्स बताना है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। सो ओपन चेन का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि तो ग्लूकोज की ओपन चेन फिशर। स्ट्रक्चर बनवाइए ना, आपको देखो। सो वो ये है क्या, दो फिशर डायग्राम वाला? हाँ, फिशर डायग्राम, यही तो ओपन चेन है। कितने कायरल अच्छा सेंटर है? अच्छा, सब। हाँ हाँ, सो एक मिनट। देखो ये स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। हाँ सो एक मिनट मानो। तो कितने कायरल सेंटर है इसमें, तो बताओ जरा। 4 है क्या? 4 है, एक ये रहा, तो हाँ 2, वही। 3, 4, 4 और कायरल 4। सेंटर होते हैं बस। हाँ अब देखो, अपन ने ये भी देखा था कि जो फ्रक्टोज होता है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है ना? हाँ सर। और रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? सो डाइसैकेराइड नहीं, एक्सेप्ट। फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जो कि फेलिंग या टोलिंग सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन को एटलीस्ट रिड्यूस करते हैं। तो जो फ्रक्टोज होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। हम्म। याद आ रहा है अभी? हाँ हाँ। तो ये जो
फ्रक्टोज है, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, किसकी वजह से रिड्यूस करता है? उसमें प्रेजेंस हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से, हाँ। या उसमें प्रेजेंट कीटोन ग्रुप की वजह से, ठीक है, या उसमें प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से, या उसमें प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की वजह से। ये अब आपका क्वेश्चन है। बताओ भाई, जो फ्रक्टोज है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस इनमें से किस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से करता है? क्वेश्चन ये है कि फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, राइट? हाँ। हाँ। तो ये जो फेलिंग सॉल्यूशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, या ये बोल दे कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये फ्रक्टोज में प्रेजेंट इन चारों में से किस ग्रुप की वजह से करता है? अच्छा अच्छा, इसको ये नहीं पता। देखो, आप सबसे पहले फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पे जाओ। तो फ्रक्टोज में आपको ये तो समझ में आ गया कि सर एक कीटो होता है ना। हम्म हम्म और फिर 3 ये ग्रुप, लास्ट में CH2H, और सबसे ऊपर क्या हो गया, CH2H हो गया। तो देखो इसमें कीटोन ग्रुप तो प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही हट गया। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये कीटोन है, ये कार्बन आपका अल्फा हो गया, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी प्रेजेंट है। बट जब मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाए थे, वहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कराया था, और मैंने आपको बताया था कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको एक टेबल भी पढ़ाई होगी, और उस टेबल में ये बताया होगा कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे अल्फा हाइड्रोक्सी वो कुछ भी हो सकता है ना, तो अल्फा हाइड्रोक्सी स्पेशली कीटोन भी हो सकता है। तो वो भी आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि देखो, कीटोन नहीं देता है लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। तो आंसर होगा पहली बात तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की वजह से। बट कीटोन होने के बावजूद भी ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्यों देता है? तो उसका सिंपल रीजन है टोटोमराइजेशन। क्या होता है इसमें? टोटोमराइजेशन होता है। कैसे होता है टोटोमराइजेशन? तो देखो, आपको पता है कि ये कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन पे मूव करेगी, है ना। कंडीशन क्या है टोटोमराइजेशन की, कि एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो उससे अटैच अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाता है, हाँ हाँ। तो ये तो OH में कन्वर्ट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आएगा, तो यहाँ हाँ सर। CHOH रह जाएगा, ये टोटोमराइज हुआ, ठीक। बाकी में कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज। और फिर हमारा CH2H। अब देखो ये वापस से कौन सी फॉर्म बन गई, एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी अटैच है, और एक ही कार्बन पे डबल हाँ। बॉन्ड भी अटैच है, इनॉल फॉर्म। इनॉल। हाँ। तो ये वापस क्या होगी, टोटोमराइज होगी। यहाँ लिख दूं? सो ये अभी ऑटोमराइज वापस हो गया बिल्कुल। टू आपको बिकम पता है ना, कीटोन। इनॉल और कीटो जनरली कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? कीटो फॉर्म जनरली स्टेबल होती है, इनॉल तो हाँ तभी स्टेबल होगी जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। तो हाँ तो टोटोमराइज तो होगी, ये कीटो फॉर्म तो बना ही सकती है। तो जब टोटोमराइज होगी तो कैसे होगी, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आएगा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जाएगा, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगी ना ये। हाँ सर। तो एक C डबल बॉन्ड हो, ये H एज इट इज, ये C, ये H2OH, ठीक है, CHOH होल थ्राइस, और उसके बाद क्या है, ये CH2H। तो ये हो गया टोटोमराइजेशन। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई अब इसमें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, कीटो। कौन सा आ गया? कीटो। कीटोनी एल्डिहाइड, CHO है। सो बट सर, तो पहला कीटो था ना, कीटो से इनॉल और फ्रक्टोज फिर। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर तो ये रही, बट ये टोटोमराइज होके हाँ। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप कीटो था उससे वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल में। एल्डिहाइड में। सो मतलब पहले हाँ, इनॉल और पहले फिर इनॉल अल्ड। हुआ, फिर फर्दर आपका टोटोमराइज होके वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। और आपको पता है कि एल्डिहाइड्स अगर प्रेजेंट है तो वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। हाँ सर, आज सिर्फ एल्डिहाइड देते ना, कीटोन नहीं देते पहले से। हाँ, कीटोन नहीं देते। तो इस वजह से टोटोमराइज होके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से जो आपके फ्रक्टोज हैं वो क्या करते हैं,
फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। और जो अल्फा हाइड्रोक्सी कंटेनिंग कंपाउंड है, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, वो सारे के सारे क्या देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। बस इसमें हाँ। एक चीज ये जरूर याद रखना कि ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी है ना, ये टर्मिनल होना चाहिए। अगर टर्मिनल नहीं होगा तो क्या वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो पाएगा? हम्म। नहीं हो पाएगा ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी टर्मिनल होना चाहिए। ये आईटीजे एडवांस में ऑलरेडी एक बार पूछा हुआ है कि फ्रक्टोज हाँ। में, ठीक है, फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, फिर भी ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। क्यों देता है? तो उसका रीजन ये है कि ये क्या हो जाता है, टोटोमराइज हो जाता है। इसमें प्रेजेंट जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो टोटोमराइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये क्या देता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करता है। ठीक है भाई।